थैंक यू अमित जी और विद्या बालन जी। थैंक यू एक ऐसी मूवी हमें भेंट करने के लिए। मध्य प्रदेश में चलने वाली माइनिंग के बारे में तो हम सबको पता है। उसी वक्त आपकी ये फिल्म मुझे आईना दिखाती है। हम आम इंसान चाहे जितनी भी कोशिशें कर लें, पर इन पॉलिटिक्स और पैसेखोरों के बीच हम अपना सब कुछ हार रहे हैं। अपनी इंसानियत, अपना एनवायरनमेंट, अपना घर। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से भी कह रही हूँ। और अगर असली दुनियादारी देखनी है तो दोस्तों मेरी बात मानो और जाके पहले शेरनी जरूर देखो, क्योंकि ये इंडिया में बनने वाली पहली फिल्म है जिसने दुनिया के असली जानवर को दिखाया है। और ये कहानी जाननी है तो आखिर तक जरूर रहना। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। शुरू में हम मध्य प्रदेश का घना जंगल देखते हैं, जहां फॉरेस्ट ऑफिसर्स इलाके में कैमरा सेट कर रहे हैं जिससे जानवरों का मूवमेंट ट्रैक किया जा सके। तभी हम नए आने वाली फॉरेस्ट डीएफओ विद्या विंसेंट को देखते हैं, जो वाटरिंग होल सूख जाने की शिकायत करती है। ये वाटरिंग होल जानवरों के पानी पीने का इलाका होता है। अगर ये सूख जाए तो जानवर इंसानों के इलाके में भी आ सकते हैं। ये वाटरिंग होल को भरने का काम एमएलए जीके सिंह के साले का है, जो किसी की बात भी नहीं मानते। विद्या उनके अगेंस्ट शोकेस नोटिस जारी करती है, पर होता कुछ भी नहीं, क्योंकि जब पहुंच आपकी बहुत ऊपर तक हो तो चाहे एक ऑफिसर कितना भी ईमानदार हो, उनकी दाल बिल्कुल भी नहीं गलती। अगले दिन जॉनरा में शेर देखे जाने की खबर मिलती है तो विद्या वहां पहुंचती है। वो इलाका थोड़ा अजीब है, जंगल और खेत पास पास है। अगर शेर या किसी भी जानवर को एक जंगल से दूसरे जंगल जाना हो तो उन्हें खेत से गुजरना पड़ता है। इससे न ही सिर्फ आम इंसानों के जान का खतरा है, बल्कि उस जानवर का भी है, क्योंकि हम बहुत एजुकेटेड हैं, है ना। जानवर आए तो हम उसे भगाते थोड़ी हैं, हम उन्हें मार देते हैं। ये इलाका जंगल का है, पर इंसान यहाँ आते हैं अपनी मवेशी चराने। इससे शेर को भी मौका मिल जाता है अपनी भूख मिटाने का। प्रॉब्लम ये है कि जो इलाका मवेशी चराने के लायक थी, पिछले डीएफओ ऑफिसर ने वहाँ पेड़ लगा दिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए, और अब वहाँ गांव वाले अपनी मवेशी चराने नहीं ले जा सकते। तो भला ये लोग चाहे तो जाए कहाँ? तो जान अपनी जोखिम में डालकर उन्हें जंगल में आना ही पड़ता है, वरना वो लोग भूखे मर जाएंगे। शेर को नेशनल पार्क वापस भेजने का काम शुरू होता है और इसमें पास के कॉलेज के जूलॉजी प्रोफेसर भी ज्वाइन करते हैं, नूरानी साहब। शेर जब भी किसी जानवर को अटैक करता है तो नूरानी साहब डीएनए सैंपल कलेक्ट करके बताते हैं कि कौन सा शेर है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना तनख्वाह के भी एनवायरनमेंट के लिए काम करते हैं और अपनी पूरी जिंदगी सिखाने में लगा देते हैं। नूरानी साहब आदिवासी लोगों को सिखाते हैं कि कैसे शेर से बचना है, उन्हें मारने के बजाय कैसे अपने इलाके से दूर रखना है। पर इलेक्शन ऐसी चीज है जो बनी बनाई चीज को बिगाड़ सकती है, और उससे भी भयानक इलेक्शन कैंपेन। जब नूरानी साहब आदिवासियों को ये सिखा रहे थे, तब इलेक्शन के उम्मीदवार जीके सिंह उस शेर को मारने का वादा कर जाते हैं। इंसान भी बड़े भोले हैं, कौन भला शेर से दोस्ती करेगा? इससे अच्छा तो उसे मार ही डालो। और नेताजी को सपोर्ट करने लगते हैं और नूरानी जी के सारे किए कराए पे पानी फिर जाती है। शेर की पहचान की जाती है, T12 शेरनी है, और मॉनिटरिंग कमेटी सेटअप की जाती है। कमेटी का मेन फोकस सिर्फ शेर को बचाना नहीं है, इंसानों को बचाना भी है। अगले दिन खबर मिलती है शेर ने एक आदिवासी को मार डाला है, और तब आते हैं ऑपोजिशन पार्टी के नेताजी। उनकी हमदर्दी गांव वालों से नहीं थी, उनकी हमदर्दी थी अपनी गद्दी से। उनके गुस्से का मेन रीजन ये था कि पिछले दिन वन विभाग के प्रोग्राम में क्यों जीके सिंह अपने इलेक्शन का कैंपेन करने आया था। अब वो ना ही फॉरेस्ट ऑफिसर्स को अपना काम करने दे रहे हैं, ऊपर से आदिवासियों को भड़काए जा रहे हैं। अगले दिन एक खेत में शेरनी स्पॉट की जाती है तो जाल बिछाकर ऑफिसर्स रेडी होते हैं उसे पकड़ने के लिए। तभी जीके सिंह आ जाते हैं अपने साथियों के साथ उसे मारने, और शोर शराबे से शेरनी भाग जाती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि नेता लोग अनपढ़ होते हैं, प्रॉब्लम ये है कि उन लोगों के हाथों में होती है काफी सारी ताकत जो हमेशा गलत जगह पे इस्तेमाल होती है। यहाँ विद्या को जैसे एक तरफ शेरनी को बचाना है, वही दूसरी तरफ गांव वालों के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है। तो वो बाकी ऑफिसर्स को कहकर कोई और बैरन लैंड ढूंढने को कहती है जहाँ लोग अपने मवेशी चराने जा सकते हैं। दूसरे ही दिन शेरनी के हाथों एक और आदिवासी की मौत हो जाती है और इससे गांव वाले भड़क जाते हैं। इसका फायदा उठाते हैं हमारे नेताजी और जाके फॉरेस्ट ऑफिसर्स को धमकाते हैं। अब सोल्यूशन निकालना मजबूरी हो जाती है और जल्दी ही सोल्यूशन निकालने का मतलब शूट एंड साइड का ऑर्डर। पर एक फॉरेस्ट ऑफिसर कभी शूट एंड साइड का ऑर्डर नहीं दे सकता, तो टीम में एक शिकारी रखी जाती है, वो भी राइफल के साथ, पिंटू भैया। विद्या के मना करने के बावजूद भी उनके हाथों में ट्रैंकुलाइजर के बदले राइफल दी जाती है।
फॉरेस्ट ऑफिसर्स यहाँ फॉरेस्ट फ्रेंड नाम का एक दल बनाती है जिसमें आम आदमी भी जुड़ सके और अपने जानवर और पर्यावरण का रक्षा कर सके। सीधी सी तो बात है, अगर टाइगर है तभी तो जंगल है, और जंगल है तभी तो बारिश है, बारिश है तो पानी है, और पानी है तो इंसान है। देख के अच्छा लगता है, कम से कम बच्चे तो समझ पाए हैं कि शेर है तो जंगल है, जंगल है तो बरसात है, और बरसात है तो इंसान है। पर ये सिंपल सी बात हमारे नेताजी को समझ में नहीं आती, क्या करें। पर पता चलता है कि शेरनी अकेली नहीं है, उसके 2 बच्चे भी हैं जिनको लेकर वो जंगल पार कर रही है। यहाँ एक और प्रॉब्लम फॉरेस्ट ऑफिसर के सामने आती है। जिस रास्ते से शेरनी गुजर रही है उस रास्ते पे पड़ती है एक विशाल कॉपर माइन। कई हजारों पेड़ों को काटकर बनाई गई है ये विशाल कॉपर माइन। शेरनी के जाने का बस यही एक रास्ता है, क्योंकि एक तरफ हाईवे है तो दूसरी तरफ फैक्ट्री। हमारे शिकारी पिंटू भैया के तो बारे न्यारे थे। एक साथ 3-3 शेर को मारने का मौका जो आ चुका था, तो वो रात को निकल पड़ते हैं शिकार करने। पर थैंक गॉड विद्या आके उन्हें रोक लेती है और अपने सीनियर को उनके अगेंस्ट रिपोर्ट करती है। इससे फायदा तो होता है, पर छोटी सी जीत का कभी इतना जश्न नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि हालात बिगड़ने वाले थे। क्योंकि अब मंत्री आ जाते हैं, वो भी अपने खास दोस्त शिकारी पिंटू भैया के साथ इस काम में दखल अंदाजी करने। और अब मंत्री का इन्वॉल्वमेंट मीडिया को भी जंगल खींच लाता है और शुरू होती है रोज रात की सनसनीखेज खबरें। ये इंफॉर्मेशन कम देते हैं और डराते ज्यादा है, उस पर इनके रोज की बहस। यहाँ लोग मर रहे हैं और वो लोग टीवी में बैठकर एक दूसरे को मार रहे हैं, और बीच में फंसी है ये शेरनी और गांव वाले। पिंटू भैया अब आखिरी दांव फेंकते हैं और जू से मेल टाइगर का यूरिन ले आते हैं। इससे शेरनी आकर्षित होकर खुद ही उनके पास आएगी शिकार होने। खबर मिलती है शेरनी और उसके 2 बच्चों को एक जगह स्पॉट किया गया है, तो सारे निकलते हैं। पर शिकारी को एक गांव वाला एग्जैक्ट लोकेशन बता देता है, तो वहां जाके पिंटू भैया यूरिन छिड़क देते हैं और कुछ ही देर में शेरनी आ जाती है उसे सूंघती हुई। फॉरेस्ट ऑफिसर ट्रैंकुलाइजर मारने वाला ही था, पर उसके पहले ही पिंटू भैया गोली चलाते हैं और बाद में उस पर ट्रैंकुलाइजर मारते हैं। कोई भी देख के समझ पाता कि शेरनी को जानबूझकर मारा गया है, उसे पहले गोली और बाद में ट्रैंकुलाइजर मारा गया है। पर सब आराम से इस बात को छुपा रहे हैं और गांव में नेताजी जश्न मना रहे हैं। और पिंटू भैया अपने लिस्ट में एक और शेर का नाम दर्ज करवाते हैं। ऐसा कई बार कि हम जिस सीनियर को एडमायर करते हैं उनके अच्छे कामों के लिए, उनके पीछे का सच उससे भी ज्यादा घिनौना होता है। विद्या जिस ऑफिसर को अपना आइडल मानती थी, वो भी पिंटू भैया को सपोर्ट करते थे। विद्या अब और कोई रास्ता ना देख रिजाइन करने का सोचती है। वो भला अब कर भी क्या सकती है। जब तक आप नेताजी के वफादार हो, आपकी प्रमोशन पक्की है। पर विद्या जैसे लोग जो सिर्फ फॉरेस्ट का नहीं, वहाँ के आदिवासियों का भी सोचते हैं, उनके नसीब में मिलती है डिमोशन टू द म्यूजियम। विद्या को लगा था वो 2 बच्चे भी मर गए हैं, पर थैंक गॉड आदिवासियों ने उन 2 बच्चों को बचा लिया था। उसके बाद का तो पता नहीं, पर अच्छे काम करने का परिणाम जब ऐसा होता है, तब अच्छा काम करने का दिल भी तो नहीं करता। जब एक आदमी डाउरी के अगेंस्ट ऐसे लिखकर पास होता है और फिर ऑफिसर बनने के बाद खुद डाउरी लेता है, तब ना ही सिर्फ उस डेजिग्नेशन का अपमान होता है, बल्कि हमारे शिक्षा का भी होता है। और फॉरेस्ट ऑफिसर बनने के लिए आपको एनवायरनमेंट का एक पूरा पेपर लिखना होता है, पर क्या फायदा जब उसका कोई काम ही नहीं होता। मध्य प्रदेश में होने वाली इंडियाज बिगेस्ट डायमंड माइनिंग के बारे में तो हम सबको पता है। हाँ, जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, काफी लोगों को इनकम देगा, पर उसकी कीमत क्या होगी? क्या आपको पता है वहाँ कितने आदिवासी रहते हैं? They go through the report and it does mention that it's going to generate employment for about 400 people. Thing is, 7,000 people from 17 villages already depend on this forest for their livelihood. इमोशनली नहीं, लॉजिकली सोचने को कह रही हूँ। बक्सवा इलाका बारिश न होने की वजह से ड्रॉट प्रोन इलाका है, और उस जगह जब डायमंड की माइनिंग की जाएगी, वहाँ कितने पानी की बर्बादी होगी, कभी सोचा है? जब हीरा कंपनी जो होने वाली है, उसमें 1100 फुट नीचे खनन होने वाला है, फिट। तो अगर ये फिट खनन होगा तो इससे जल स्तर कमेगा। एक बार सोच के देखो कि ये डायमंड्स हैं क्या? सिर्फ कार्बन। ये कार्बन ही है जो एक्सट्रीम हीट और प्रेशर की वजह से डायमंड बनते हैं, और कैसे ब्रेन वॉश करवाकर बेचा जा रहा है, और हम इन्हें खरीद भी रहे हैं। एक डायमंड रिंग आप अगर अपने गर्लफ्रेंड को दो, तो क्या वो जिंदगी भर आपका साथ निभाएगी? सीरियसली, एक बार सोचिए, क्या डायमंड हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है? कभी सोचा है इनसे फायदा किन लोगों का होता है?
सालों पुराना पेड़ काटा जाएगा, एनवायरनमेंट को नष्ट किया जाएगा, इकोसिस्टम को बर्बाद किया जाएगा ताकि अमीर लोग हीरा खरीद पाए और भूल गए कि किस तरह हम ऑक्सीजन के लिए मर रहे हैं हॉस्पिटल में। भूल गए और फिर भी इन्हें पेड़ काटने से पहले इनके हाथ नहीं कांपते। सच कहते हैं, भगवान की बनाए सबसे भयानक जानवर तो हम खुद हैं और इनसे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। जो सिगरेट पी के खुद का फेफड़ा जला सकता है वो एनवायरनमेंट का फेफड़ा जलाने से पहले सोचेगा थोड़ी। और शेरनी भी हमें यही बताती है। ये हम ही है दुनिया के सबसे बड़े जानवर जो जिंदगी से भी ज्यादा पैसे को मोल देते हैं। कितने पेड़ आपको लगता है जिनको अपनी जान गंवानी पड़ेगी, क्योंकि आपने वहां पर लोकली मुहिम शुरू की है? अगर सरकारी आंकड़ों को हिसाब से देखा जाए वहां पर 2,15,875 पेड़ कटने वाले। वास्तविक स्थिति में हम लोग 3 गुना की स्थिति पर यहाँ पेड़ काटे जाने में करीब 7.5 लाख या 8 लाख पेड़ कटने वाले वास्तविक तौर पर। थैंक्स।